आज हम एक ऐसे अनमेन्ड मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमें हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को जानने और समझने का मौका दिया। अगर आप वॉयेजर मिशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो आपको पता होगा कि इस मिशन के तहत दो स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था। पिछले 44 सालों से वॉयेजर धरती से दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। प्लैनेट नेपच्यून और यूरेनस के बारे में आज हमारे पास जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी वॉयेजर 2 के द्वारा ही कलेक्ट की गई थी। वहीं पर वॉयेजर 1 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रख उससे जुड़ी ढेरों जानकारियां हमें ला कर दी। अब जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जिस चीज ने वॉयेजर को सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनाए रखा था वो था वे दो गोल्डन रिकॉर्ड्स, जिसको बनाया गया था एक बेहद खास मकसद से। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स को बनाने का ख्याल सबसे पहले किसे आया, कैसे आया, इसके पीछे की कहानी जानकर आप सच में ही हैरान रह जाओगे। हालांकि अमेरिका की उस वक्त की जैसी स्थिति थी उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वॉयेजर कभी लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। 1960 के दशक में यूनाइटेड स्टेट का कांग्रेस उस समय के यूएसएसआर के साथ आर्म्स रेस में इन्वॉल्व था। दोनों देश अपने मिलिट्री और सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वह नए नए हथियारों पर काम चल रहा था। उस समय नासा का केवल एक ही मकसद था और वो था चांद पर इंसानों को उतारने का। लेकिन क्योंकि अमेरिका मिलिट्री में ज्यादा इन्वॉल्व था, इसी कारण अपोलो प्रोग्राम के लिए ना तो रिसोर्सेज बचे थे और ना ही कोई उम्मीद। चांद पर सबसे पहली बार इंसानों को उतारने और यूएसएसआर के साथ स्पेस वॉर में जीतने के बाद कांग्रेस की स्पेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जैसा कि आप इस ग्राफ में देख ही सकते हैं कि नासा के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग लगभग 4 गुना कम कर दी गई। अब ऐसी स्थिति में सोलर सिस्टम की रिसर्च के लिए किसी बड़े प्रोजेक्ट की स्थापना करना सच में ही बेहद मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन सौभाग्यवश उस दौर में भी वॉयेजर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और उसे लॉन्च तक किया गया। और ऐसा करने में सबसे बड़ा हाथ रहा गैरी फ्लैंड्रो का। गैरी फ्लैंड्रो एक यंग ग्रेजुएट स्टूडेंट था जो हमारी और आपकी ही तरह स्पेस और सोलर सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। गैरी फ्लैंड्रो सोलर सिस्टम के बाहरी प्लैनेट्स और नेपच्यून तक एक महत्वाकांक्षी मिशन करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। आज आप इस वीडियो में जानोगे कि किसने वॉयेजर को लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई, मार्केटर्स ने या फिर स्पेस इंजीनियर्स ने, और कैसे वैज्ञानिकों को अपने ईगो को साइड में रखकर इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए साथ आना पड़ा। और वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन के साथ आखिरकार क्या गलत हो सकता था। साल 1964 में एक यंग साइंटिस्ट गैरी फ्लैंड्रो ने नासा के जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि गैरी फ्लैंड्रो असिस्टेंट या किसी छोटे पद पर काम कर रहा हो। वो उस समय स्पेस रिसर्च के एक बेहद बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। गैरी फ्लैंड्रो वो तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे मार्स के बियॉन्ड बाहरी सोलर सिस्टम तक एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा जा सके। उस समय तक वैज्ञानिक वीनस, मार्स, मरकरी और चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेज चुके थे, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि सौरमंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा करने के लिए एक बेहद ही विशालकाय और भारी भरकम रॉकेट को लॉन्च करना पड़ता जिसमें बेइंतहा पैसा लगता। इसके अलावा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से आगे निकलने के लिए कम से कम 30 से 40 सालों का समय लगता और इतने बड़े स्पेसक्राफ्ट को अत्यधिक मात्रा में फ्यूल की जरूरत पड़ती। लेकिन गैरी फ्लैंड्रो श्योर था कि ऐसा कोई न कोई तरीका तो होगा ही जिससे कम खर्चों के साथ बाहरी सौरमंडल के ग्रहों तक पहुंचा जा सके। और ऐसे ही किसी तरीके को खोजने के लिए गैरी फ्लैंड्रो ने पूरे 1 साल तक सोलर सिस्टम के मॉडल्स, स्पेस इंजीनियरिंग और सेलेस्टियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी गैरी फ्लैंड्रो को कोई ऐसा एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला जिससे बाहरी ग्रहों तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक युवा वैज्ञानिक की। मैथमेटिशियन माइकल मिनोविच भी बाहरी सौरमंडल के ग्रहों तक पहुंचने के लिए अन्य तरीकों को खोजने में लग गया। मिनोविच यूक्ला से ग्रेजुएट एक स्टूडेंट था और गर्मियों की छुट्टी में उसे इंटर्नशिप मिली थी उसी लेबोरेटरी में जिस लेबोरेटरी में गैरी फ्लैंड्रो काम कर रहा था। एक पीएचडी स्टूडेंट जिसे स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसने डिसाइड किया सेलेस्टियल मैकेनिक्स में उस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मिनोविच ने उस समय के सबसे आधुनिक कंप्यूटर IBM 7090 पर अपने कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को इस आधुनिक कंप्यूटर के लिए 70,000 रुपए प्रति घंटे इस्तेमाल के लिए देने पड़ते थे।
अब जरा सोच कर देखिए कि क्या हुआ होगा गैरी फ्लैंड्रो का जब उसे पता चला कि कैलकुलेशंस के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि गैरी फ्लैंड्रो के रिसर्च वर्क को इतने अच्छे से फंड नहीं किया जा रहा था। खैर जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मिनोविच भी फ्लैंड्रो से कम काम नहीं कर रहा था। मिनोविच के कैलकुलेशंस ने यह दिखाया कि ग्रेविटेशनल असिस्टेंस का प्रयोग किया जा सकता है सोलर सिस्टम में स्पेसक्राफ्ट को मूव करवाने के लिए। प्लैनेट के पास आते ही स्पेसक्राफ्ट की गति बढ़ जाती है। अब इसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है कि स्पेसक्राफ्ट की गति को बढ़ाने के लिए बिना किसी फ्यूल को खर्च किए। मिनोविच का ये ब्रेक थ्रू फ्लैंड्रो के रिसर्च वर्क में और ज्यादा सहायता कर सकता था और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती थी। लेकिन ऐसा करने के लिए एक स्पेस इंजीनियर होने के नाते मिनोविच को अपने कैलकुलेशंस को और बेहतर ढंग से दिखाना था। फ्लैंड्रो लंबे समय तक मिनोविच के इस आइडिया को इग्नोर करता रहा, ये कहते हुए कि ये आइडिया महज एक काल्पनिक सा थॉट है और इसका असल में प्रयोग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन इंटरप्लैनेटरी यात्रा का सपना वैज्ञानिकों के ईगो से ज्यादा था। मिनोविच के द्वारा कैलकुलेट की गई ट्रेजेक्टरी को फ्लैंड्रो अभी भी इनएक्यूरेट मानता था, लेकिन जुपिटर और बाकी अन्य ग्रहों के ग्रेविटेशनल असिस्ट को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की गति को बढ़ाने का आइडिया एक बहुत बड़ी खोज का कारण बना। फ्लैंड्रो ने उस खास समय को कैलकुलेट किया जिस समय पर अगर एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता तो उसे कई सारे ग्रेविटेशनल असिस्ट के सहारे एक स्लिंग शॉट मिलता, जिससे स्पेसक्राफ्ट बेहद आसानी से सौरमंडल में यात्रा कर आगे बढ़ सकता था। इन कैलकुलेशंस को करते समय फ्लैंड्रो को एक बहुत बड़ी चीज का पता चला। 1960 व 70 के उस दशक में जब इन अंतरिक्ष यानों पर काम किया जा रहा था, तब सौरमंडल में एक बेहद ही अनोखी घटना घट रही थी जो हर 175 सालों में एक बार घटती है। उस समय सौरमंडल के सारे बाहरी प्लैनेट्स एक खास अलाइनमेंट में आने वाले थे, जिसके कारण अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को उस समय लॉन्च किया जाता तो बहुत सारे प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल असिस्ट का प्रयोग करके अंतरिक्ष यान की गति को बढ़ाया जा सकता था। साथ ही एक अलाइनमेंट में होने के कारण एक ही फ्लाइट में सारे ग्रहों को फ्लाई बाय कर पाना संभव होता। कैलकुलेशंस बताते हैं कि अगर इस समय स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता तो महज 10 से 12 सालों में चारों बाहरी ग्रहों को फ्लाई बाय किया जा सकता था। ये समझ लीजिए कि ये समय सौरमंडल में अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए एक गोल्डन टाइम था और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वैज्ञानिक गंवाना नहीं चाहते थे। अगर इस समय स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च नहीं किया जाता तो अगली बार 175 सालों का इंतजार और करना पड़ता। समय बहुत कम था और वैज्ञानिकों को यूएस कांग्रेस को नासा की फंडिंग के लिए मनाना था। एक स्पेसक्राफ्ट बिल्ड करना जो नेपच्यून तक पहुंच सके और उसे सही समय पर लॉन्च भी करना, ये सब करना यकीनन आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। कांग्रेस ने पहले से ही नासा के बजट को कम कर दिया था और सोलर सिस्टम के बाहरी ग्रहों तक पहुंचने वाले इस महत्वाकांक्षी मिशन को $700 मिलियन की फंडिंग की जरूरत थी। साल 1970 में गर्मियों के समय में स्पेस साइंस बोर्ड उन प्रोजेक्ट्स को चूज करने में लगा था जिनको यूएसए कांग्रेस से फंडिंग मिल सकती थी। 3 हफ्तों में ही 90 वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग एक्सप्लोरेशन मिशंस को इस साइंस बोर्ड के समक्ष पेश किया। फ्लैंड्रो एक कुशल स्पेस इंजीनियर तो था, लेकिन एक बहुत ही खराब स्पीकर और मार्केटर। फ्लैंड्रो काउंसिल को ये समझाने में असफल रहा कि क्यों इस समय वॉयेजर मिशन इतना जरूरी है और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉप साबित हुआ। नासा को पूरे 1 साल का समय लग गया स्कॉलर्स को ये समझाने में कि क्यों वॉयेजर मिशन इस समय इतना अहम है, लेकिन नासा केवल स्कॉलर्स को ही समझा पाया, यूएस कांग्रेस को नहीं। टैक्सेज के जरिए आए इन पैसों को कांग्रेस स्पेस मिशंस में डालना फालतू समझता था, लेकिन फिर भी उस समय कांग्रेस ने नासा को फंड किया 2 स्पेसक्राफ्ट के लिए जो सैटर्न तक भेजे जाएंगे। दरअसल साल 1970 के दशक में नासा ने प्लान किया कि वो 4 कॉम्प्लेक्स स्पेसक्राफ्ट को सौरमंडल के बाहरी ग्रहों से डिटेल्ड और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेगा। हालांकि साल 1972 में इस प्लान को कम बजट होने के कारण कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया और 4 स्पेसक्राफ्ट को छोड़ केवल 2 स्पेसक्राफ्ट को ही तैयार करने का फैसला किया गया, जिनका मकसद था सैटर्न तक पहुंचना। कांग्रेस के इस एक्शन के बाद फ्लैंड्रो का नेपच्यून तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने का सपना एकदम से खत्म होता हुआ नजर आया। समय निकला जा रहा था और वॉयेजर के डिजाइन पर काम की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद फ्लैंड्रो ने जो किया वो सच में प्रेरणादायक है। फ्लैंड्रो और कुछ स्पेस इंजीनियर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वे कांग्रेस को इग्नोर कर ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो नेपच्यून तक पहुंच सके। अब आधे बजट के साथ ये काम करना सच में ही बेहद चुनौतीपूर्ण था। सबसे पहली चीज जिस पर उन्होंने काम किया वो था स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल कंजम्पशन को कम करने का। इसके बाद उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया कि स्पेसक्राफ्ट सैटर्न को फ्लाई बाय करने के बाद भी कई दशकों तक सिग्नल्स भेजता रहे।
इसके अलावा उन्होंने सन सेंसर्स को भी मॉडिफाई किया, जिससे सूर्य से बेहद दूर चले जाने के बाद भी सेंसर्स काम करते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण, वैज्ञानिकों ने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया जो सोलर सिस्टम के बाहर भी इंटरस्टेलर स्पेस में काम कर सकते थे और हमें महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद सैटर्न के बाद तक स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए फंडिंग की जरूरत तो पड़ी ही। फ्लैंड्रो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो विज्ञान जगत में काफी फेमस हों और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वॉयेजर मिशन को पब्लिक का अटेंशन मिल सके। अगर ऐसा हो जाता तो कांग्रेस को आखिरकार अंत में फंडिंग देनी ही पड़ती। और इसके बाद कहानी में एंट्री होती है कार्ल सैगन की। उस समय अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट और चर्चित व्यक्ति कार्ल सैगन से फ्लैंड्रो ने मदद मांगी और भाग्यवश वो इसके लिए तैयार भी हो गए। और क्योंकि कार्ल सैगन के पास बहुत सारी चीजों का एक्सेस था, वो इतने फेमस थे, इसीलिए वॉयेजर मिशन पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और कांग्रेस को अंत में फंडिंग देनी ही पड़ी। लेकिन फ्लैंड्रो को जल्द ही अपने इस डिसीजन पर पछतावा हुआ। दरअसल कार्ल सैगन ने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो कि फ्लैंड्रो के अनुसार बेहद ही बचकाना सा था। साथ ही उनका ये आइडिया समय बर्बाद करने वाला था। कार्ल सैगन वॉयेजर मिशन के साथ एलियंस को मैसेज भी भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 2 गोल्डन रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में लगाया जाना था। इससे पहले कार्ल सैगन और उनकी टीम ने इस मिशन से पहले लॉन्च किए गए 2 अन्य मिशंस पायोनियर 10 और पायोनियर 11 के लिए भी कुछ इसी तरह के रिकॉर्ड्स बनाए थे। वॉयेजर में लगाया जाने वाला गोल्डन रिकॉर्ड पूरी ही दुनिया में फेमस हुआ और जिन लोगों को विज्ञान और अंतरिक्ष से कोई मतलब भी नहीं था, उन्होंने भी इसमें खास दिलचस्पी दिखाई। और गोल्डन रिकॉर्ड में इस बार कार्ल सैगन ने केवल कुछ तस्वीरों के अलावा वॉइस रिकॉर्ड्स भी डालने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं और इन दोनों गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड्स में हमारी दुनिया की कई सारी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इंसान, जानवर और फेमस म्यूजिशियंस की आवाजें और भी बहुत कुछ है जो अगर एलियंस के हाथ लगता है तो उन्हें हमारी धरती के बारे में बहुत सारी चीजों का पता चल जाएगा। कार्ल सैगन चाहते थे कि अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी एलियन सभ्यता के हाथों लग जाता है तो उन एलियंस को इन गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड्स के जरिए इंसानी सभ्यता का पता चल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड्स को वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में इंस्टॉल करवाया था। आपको बता दें कि गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड में किन किन तस्वीरों व आवाजों को डालना है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए एक टीम बिठाई गई जिसको लीड कर रहे थे खुद कार्ल सैगन और लगभग 1 साल का समय लगा इस गोल्डन रिकॉर्ड को बनाने में। खैर, फ्लैंड्रो को कार्ल सैगन का ये आइडिया बचकाना सा लगता था। अगर इस स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में कोई गड़बड़ी आ जाती या अगर ये फेल हो जाता तो लोग हंसते उन गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड पर जिसमें वो आवाजें और तस्वीरें एलियंस के लिए थीं। ऐसा ही कुछ फ्लैंड्रो के मन में चल रहा था। खैर, जो भी हो, कार्ल सैगन, फ्लैंड्रो और वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस आइडिया को कांग्रेस के समक्ष पेश किया तो वो फंडिंग के लिए मान गए। लोग एकदम से भूल ही गए कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्च आ रहा था। दुनिया भर में चर्चा इस बात की चल रही थी कि गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड में किन किन तस्वीरों व आवाजों को डाला जा रहा है। और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इंतजार वैज्ञानिक दशकों से कर रहे थे। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ अब कहानी खत्म नहीं हो जाती। कार्ल सैगन और गोल्डन रिकॉर्ड्स जैसे मार्केटिंग टॉयज जिसके कारण वॉयेजर इतना फेमस हुआ। उसके अलावा अंत में वॉयेजर मिशन का सारा श्रेय स्पेस इंजीनियर्स को ही मिला जिन्होंने इस मिशन के लिए कठिन परिश्रम किया। वॉयेजर 1 में लॉन्च के समय फ्यूल लीक हुआ था जिसके कारण ये आशंका जताई जा रही थी कि वॉयेजर 1 कम थ्रस्ट के कारण जुपिटर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैज्ञानिकों ने ऑनबोर्ड कंप्यूटर को इस तरीके से डिजाइन किया था कि इसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्ट पैदा किया जा सके। अब दोस्तों, अगर वॉयेजर मिशन इतना सफल ना हुआ होता तो फ्लैंड्रो आज एक ऑनरी पीएचडी पर्सन होने के साथ साथ एरोस्पेस कंपनी के मालिक न होते और मिनोविच भी शायद नासा में कहीं भटक रहे होते। खैर दोस्तों, आपके हिसाब से क्या गोल्डन कैसेट रिकॉर्ड वॉयेजर के लिए तुरुप का इक्का साबित हुए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।